जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज को सॉल्व। और आई एम श्योर बड़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज के जो एमसीक्यूज हैं खास तौर पे वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। तो आई कैन से कि जब आप उसको देखोगे तो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पहला चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का, वो आपका आउट एंड आउट तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं इस चैप्टर को और इसके एमसीक्यूज को खास तौर पे, ठीक है ना। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द चैप्टर, एक्चुअली वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो चलिए फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न जो है वो क्या है, देखते हैं सब लोग। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। थोड़ा समझते हैं कि डायरकी की बात हो रही है कि डायरकी जो है प्रोविंसेस में वो किसने शुरू किया, ठीक है, और कब शुरू किया। खास तौर पे किसने तो नहीं, कब की बात है, और किसने का मतलब है किस अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। तो डायरकी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमको समझना है। देखो, तो इसका उत्तर सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 एंड भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है डायरकी का, वो है आपका सेकंड ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका है सही उत्तर, ठीक है। तो सेकंड वाला जो आपका है सही उत्तर है आपका भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। इसके तहत डायरकी आई, ध्यान देना, डायरकी, ठीक है, डायरकी आई। और डायरकी कहां आई, प्रांतों में आई, ध्यान देना भैया, प्रांतों में। इसको बोलते हैं द्वैध शासन, द्वैध शासन, ठीक है। तो द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट कब आया, 1919 के अधिनियम में आया। इसमें क्या किया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, ठीक है। प्रांतों को कुछ इंडिपेंडेंस, कुछ फ्रीडम, कुछ जो है लिबर्टीज दे दी गई कि भैया आपको गवर्नेंस सिस्टम में अब थोड़ा स्वतंत्र होकर काम करना है, ठीक है। आपको थोड़ा फ्री हैंड दिया जा रहा है। और प्रांतों के खास तौर पे जो सब्जेक्ट्स थे, प्रांतों के सब्जेक्ट्स को, तो उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक सब्जेक्ट था जो है आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट रिजर्व्ड, ठीक है। तो इन दो विषयों में बांट दिया गया, ठीक है ना, क्लियर है। इसको जो है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति वफादार या अकाउंटेबल उत्तरदायी जो मंत्री होते थे वो ट्रांसफर सब्जेक्ट को डील करते थे, जबकि रिजर्व सब्जेक्ट जो होता था वो गवर्नर डील करता था। क्लियर है, हाँ क्लियर भैया। ये सलाह पे होते थे, मंत्रियों के सलाह पे, और ये जो होते थे गवर्नर जो है सलाह ले भी सकता था, नहीं भी ले सकता था। ओवर रूलिंग पावर गवर्नर के हाथ में हुआ करती थी, ठीक है भैया। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। द्वैध शासन 1919 के अधिनियम द्वारा लाया गया था। क्लियर भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न, जो सेकंड क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। अवधारणा की बात हो रही है, पहले की अवधारणा समझो आप, क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है, किस चीज का कॉन्सेप्ट, संघीय न्यायालय का, संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो कब आया, ठीक है, किस अधिनियम के तहत। तो क्या 1909 वाले के तहत आया, 1919 वाले के तहत आया, 35 वाले के तहत आया, कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935, ठीक है ना। 1935 वाले के तहत जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। क्या किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान, ठीक है।
तो खास तौर पे कब किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ध्यान देना, ठीक है। तो इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट अर्थात फेडरल कोर्ट, ठीक है ना, फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या था? फेडरल कोर्ट था, ठीक है ना, जो कि पूरे भारत का कोर्ट था, पूरे भारत का कोर्ट था, भारत का न्यायालय। जैसे न्यायालय जो होता है, अभी आप देख सकते हैं अपने यहाँ भारत के अंदर, यू कैन सी देयर इज द सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा बहुत सारे हाई कोर्ट्स भी हैं अपने अपने स्टेट्स के, ठीक है ना। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हाई कोर्ट्स नहीं है, किसी बड़े स्टेट के हाई कोर्ट से वो लोग संबद्ध हैं। तो इस तरीके से अपने यहाँ का सिस्टम काम करता है। हालांकि यहाँ की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, अर्थात कहीं का भी मसला हो वो कहीं पे आप दाखिल करके आप उसको सॉल्व करा सकते हो। जैसे ऐसा नहीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है कोई फैसला दे दिया तो किसी और कोर्ट उसको जो है काटेगी, कहेगी कि नहीं आप क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। अमूमन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो न्याय का कॉन्सेप्ट है लगभग जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी है, देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन आ कंट्री। तो अपने अपने यहाँ जो है थोड़ी एक रूपता है, ठीक है ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब उसी कानून, संविधान के तहत चलते हैं। नियम कानून, धाराएं और जो है बीएनएस जो है वो सब जो है एक जैसे काम करते हैं, उसी के तहत सब काम होता है, ठीक है ना। तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हमारे यहाँ काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे पहले आया, हालांकि ये कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था, ध्यान देना भैया, सबसे पहली बार कंपनी का सुप्रीम कोर्ट जो बना था वो 1773 के अधिनियम से बना था, ठीक है। जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे बना था सबसे पहले, उसमें प्रावधान किया गया था, हाँ, और बना था 1774 में, एक साल बाद बन गया था, ठीक है ना। कलकत्ता में बना था, पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना था वो कलकत्ता में, लेकिन वो कंपनी का सुप्रीम कोर्ट था, ध्यान देना भैया, कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ये जो था ये गवर्नमेंट बना रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बना रही है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है कि किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया। क्या 1813 ने किया? बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि उसके बाद 1833 आया। फिर कौन किया? इसका सही ऑप्शन जो आपके पास है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का जो अधिनियम है उसके द्वारा। एक चीज ध्यान देना, 1857 में आप लोगों ने सुनी होगी एक रिवोल्ट हुआ था, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी पूरे नॉर्थ इंडिया में। उस क्रांति ने एक काम अच्छा किया कि उसने भारत से अंग्रेजी कंपनी को खत्म कर दिया। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह एक फेलियर था, मतलब रिवोल्ट वाज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि रिवोल्ट जो था दैट वाज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हो गया उसी 1857 क्रांति के पश्चात। तो लिहाजा एक तरह से देखा जाए तो वह रिवोल्ट जो था इस लिहाज से सफल था, ठीक है। तो सफल इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि कंपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है, लिहाजा वहाँ की जनता विद्रोह कर दी। विद्रोह कब होता है? रिवोल्ट कब होता है? रिवोल्ट की परिस्थितियाँ जो है जब तैयार हो जाती हैं, जब लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता, तब आदमी रिवोल्ट करता है बिल्कुल परेशान होकर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहाँ जो लंदन में बैठी थी उसको लगा कि यहाँ पे जो कंपनी है, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो कंपनी यहाँ के लोगों का अत्यधिक शोषण कर रही है, ठीक है। इसकी वजह से विद्रोह हुआ। हालांकि वहाँ के जो सरकार थी वो कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, शुरुआत में पसंद करती थी, लेकिन बाद में उनको शक होने लगा, उनको भी डर लगने लगा कि जब ये भारत जैसे देश को जो है अपना इसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकती है, तो लंदन तो बहुत छोटा देश है, पैसे के दम पे कुछ भी हो सकता है, जो भी सांसद है उनको खरीदा जा सकता है। तो एक डर उनके अंदर भी था, लिहाजा वो कंपनी से नाखुश थे, मौके की तलाश में थे। धीरे धीरे उन्होंने 1813 से शुरू किया, धीरे धीरे उन्होंने कंपनी के अधिकारों को खत्म किया, मोनोपोली को खत्म किया, और कालांतर में और अंततः खासतौर पर हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सॉलिड बहाना मिल गया कि हमको जो है अब सत्ता यहाँ से इसकी खत्म कर देनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता खत्म कर देनी है। तो एक घोषणा होती है भैया, आप समझिए, एक घोषणा होती है 1 नवंबर 1858 को, महारानी विक्टोरिया की घोषणा, ठीक है। ठीक है, जो कि इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ी जाती है, मिंटो पार्क, ठीक है। एक मिंटो पार्क है यहाँ पे, यहीं पे उद्घोषणा पढ़ी जाती है।
और इसी उद्घोषणा से मुगल सत्ता की समाप्ति की घोषणा, मुगल सत्ता की समाप्ति प्लस कंपनी की समाप्ति, ठीक है, प्लस ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत, शासन की शुरुआत की घोषणा की जाती है कि अब कंपनी का शासन खत्म होगा, मुगल सत्ता की समाप्ति होती है और अब जो है ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटेन के राजा का शासन यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। The first attempt to introduce a representative institution in India was made by, तो the first attempt to introduce, पहला प्रयास कब किया गया? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। देखो ध्यान देना, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है ऐसा या ऐसी संस्था जहां पे लोगों को अधिकार मिले, जहां पे लोगों को शामिल होने का मौका मिले, जहां पे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। तो पहला प्रयास कब किया गया? तो पहला प्रयास किया गया भारत के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को जोड़ा गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सत्ता पे एक बहुत भयंकर दबाव था कि भारतीय इसलिए नाराज है क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व जो है जीरो कर दिया गया है, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा भारतीय जो है नाराज है। और इसी वजह से उन्होंने अंततः विद्रोह कर दिया। और दोबारा विद्रोह की परिस्थिति न बने, इसके लिए जरूरी है कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। लिहाजा सरकार ने भी अपने स्तर पर प्रयास किया और 1861 का जो काउंसिल एक्ट आया उसमें पहली बार जो है विधान परिषद में भारतीयों को जोड़े जाने का प्रावधान किया। और वहां पे बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के महाराजा, एवं तीसरे सर दिनकर राव, इन तीन लोगों को सबसे पहले एसोसिएट किया गया इस जो है काउंसिल में। क्लियर है? तो उसके बाद धीरे धीरे रास्ता खुला। और रास्ता खुलने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी भैया, मैंने आपको बता दिया, 1857 की क्रांति के बाद सरकार के ऊपर भयंकर दबाव था, दोबारा विद्रोह न हो, इसके लिए सरकार ने पूरी कोशिश की कि भारतीयों को कानून निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें शामिल किया जाए, जो भी संस्थाएं हैं उनमें शामिल किया जाए, ताकि भारतीयों का जो क्षोभ है, जो दुख है, वो खत्म हो सके। लिहाजा पहली बार 3 भारतीयों को विधान परिषद में जोड़ा गया, ताकि भारतीयों के मन के जो विकार हैं, जो मन में जो गुस्सा भरा है, उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे और ये जो है अनऑफिशियल, ये जो मेंबर थे गैर सरकारी, ये गैर सरकारी मेंबर थे, इनको गैर सरकारी मेंबर कहते हैं, गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, हाँ, तो भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था। तो 3 गैर सरकारी सदस्यों को पहली बार जोड़ा, ठीक है, ताकि भारतीय नाराज ना हो। क्लियर भैया? तो 1861 का अधिनियम है। चलिए आगे। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो पहली बार गवर्नर जनरल के ऑफिस का जो है पद कब सृजित किया गया? तो कब किया गया भाई? तो किया गया आपका 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर। इसके पहले गवर्नर्स हुआ करते थे। ठीक है, अब गवर्नर को प्रमोट कर दिया गया और गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है ना? तो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये ध्यान देना है आपको। तो कब आया था ये पोस्ट? 1773 में। क्लियर है? रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बढ़ते हैं भैया।
द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही है, पृथक निर्वाचक प्रणाली की, पृथक निर्वाचक प्रणाली की बात हो रही है। सबसे पहले आपको समझना है कि यह है क्या। क्या है पृथक निर्वाचक प्रणाली? जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समुदाय के आधार पर, आधार पर निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाता है, ठीक है। हाँ, सबसे पहली बार ये आया, आपको मैं बता देता हूं, उत्तर इसका हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, दूसरा ऑप्शन है। आपने सुना होगा मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार जो था ये 1909 में आया, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये लिखा भी है, आप समझ सकते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। इसमें होता क्या है, और खास तौर पर पृथक निर्वाचक मंडल दिया किसको गया? मुस्लिमों को दिया गया। किसको दिया गया? मुस्लिमों को। अब मैं आपको सिंपल समझा देता हूं, समझ जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में अभी क्या होता है, अभी वयस्क मताधिकार है, ठीक है। अभी कोई पृथक निर्वाचक मंडल नहीं है, अभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इस समय हमारे देश में जो है एप्लीकेबल है। तो अभी क्या होता है, कोई भी, जैसे मान लो सांसदी का चुनाव हुआ, कोई सांसद का चुनाव लड़ रहा है, तो जितनी भी जनता है सब चुनाव जाके, कोई भी बिरादरी हो, किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सार्वभौमिक मताधिकार है। पहले क्या होता था? पहले होता था पृथक निर्वाचक मंडल, और ये मुसलमानों को दे दिया गया। अर्थात मुसलमानों का चुनाव मुसलमान ही करेंगे, मतदाता ही करेंगे। अब बताइए ये सही था? बिल्कुल गलत है। तो ये प्रावधान अंग्रेजों ने किया भारत को बांटने के लिए। इस प्रावधान को कहा जाता है कि भारत के विभाजन के बीज बो दिए गए इस प्रावधान से, ठीक है ना। तो विभाजन का बीज इसी प्रावधान से बोया गया, ध्यान देना। क्लियर है? हाँ। तो ये प्रावधान बड़ा ही गलत था, इसका बहुत लोगों ने विरोध किया। बहु हरिश्चंद्र मुखर्जी हो चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, सब लोगों ने विरोध किया कि ये तो समझ लीजिए नासूर है। अब जैसे एक परिवार में 4 लड़के हैं या 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, कोई भी लड़के हो, एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं 3 लड़के हैं। अब 2 लड़कों के साथ अलग ट्रीटमेंट और एक लड़के के साथ अलग ट्रीटमेंट, मतलब एक लड़के के साथ विशेष ट्रीटमेंट, आप उसको विशेष व्यवस्था दे दीजिए, बाकी 2 के साथ नॉर्मल व्यवस्था रखिए। तो 2 नाराज होंगे? नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। आपने पृथक निर्वाचक मंडल दिया क्यों? और ये बहुत ही गलत जो है पृथक निर्वाचक मंडल था जो मुस्लिम को दिया गया, और मुसलमानों के अंदर एक अलगाववाद की प्रवृत्ति पैदा हुई। इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अ काइंड ऑफ सेपरेट, आई वुड से टेंडेंसी, एक जो है एक सेपरेटिस्ट और एक अलग टेंडेंसी, एक अलगाववाद की प्रवृत्ति पैदा हुई उनके दिमाग के अंदर। और ये जो था ना, विभाजन को जो है निश्चित किया यहाँ से कि अब जो है हो सकता है आगे चल के विभाजन हो जाए। क्यों? कारण है कि यहाँ से ही जो है विभाजन का बीज बो दिया गया था, अलगाववाद की प्रवृत्ति मुसलमानों के अंदर डाल दी गई थी। क्लियर है? चलिए भी आगे। Which act centralized legislative powers in the Governor General? तो सिंपल था जो है प्रश्न है ये कि किसने सेंट्रलाइज कर दिया। सेंट्रलाइज का मतलब होता है केंद्रीकृत कर देना, शक्तियों को फैली, तमाम तरह से शक्ति जो फैली है उस शक्ति को निचोड़ के एक किसी सत्ता में या किसी व्यक्ति विशेष में डाल देना। तो जो विधायी शक्ति है उसका सेंट्रलाइजेशन हुआ।
गवर्नर जनरल में, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो किस अधिनियम से हुआ? तो भैया ध्यान देना, ये हुआ चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम से, ठीक है ना। इस अधिनियम में क्या हुआ, कई चीजें हुई, पहले ध्यान देना। इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। हाँ। तो अब बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल जिसको बोलते हैं, उसको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एवं मद्रास के गवर्नर से विधायी शक्तियां छीन ली गई। विधायी शक्ति छीनकर भारत के गवर्नर जनरल को दी गई, ठीक है। अब जो भारत का गवर्नर जनरल बना उसको दे दिया गया। बॉम्बे से उसके कानून बनाने की शक्ति, मद्रास से उसके कानून बनाने की शक्ति, इनके गवर्नर से छीन के पूरे भारत के जो गवर्नर जनरल बनाया गया उसको दे दिया गया। अब पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है। तो ये जो बेटिंग थे, बेटिंग, तो ये बने आपके पूरे भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। पूरे भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अब स्थिति ये बनी कि पूरे भारत पर इसी गवर्नर जनरल का कब्जा हो गया, खासतौर पे विधायी मामलों में, ठीक है। कंट्रोल हो, कब्जा का मतलब कंट्रोल हो गया, ठीक है ना। पूरे भारत में इसी गवर्नर जनरल का कंट्रोल हो गया। तो इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब स्थिति ये बनी कि बॉम्बे मद्रास के गवर्नर से उसकी विधायी शक्ति छीन ली गई, अर्थात तो कानून नहीं बना सकते थे। अब पूरे भारत में कानून नहीं बनाता था, कौन बनाता था? लॉर्ड विलियम, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, हाँ, बेंटिंग, ठीक है ना। बेंटिंग कहते हैं, बेंटिक कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, जो भी को मिला के इंग्लिश में बेंटिंग होता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, अब स्थिति ये बनी कि पहली बार भारत सरकार की स्थापना हुई। भारत सरकार, ठीक है ना, भारत सरकार की अवधारणा। तो जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत सरकार की अवधारणा कब जो है परिलक्षित हुई, तो 1833 के चार्टर एक्ट से। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया गया ना। All the legislative powers from the governors of the Bombay presidency and Madras presidency were transferred to the Governor General of India. अब उसको लेकर वहां से छीन कर किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो अब ये पूरा का पूरा जो है कंट्रोलर हो गया। अब यही जो है पूरा भारत को कंट्रोल करता था, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। The principle of bicameralism at the center was introduced by द्विसदनी व्यवस्था। बाइकैमरलिज्म या द्विसदनी व्यवस्था, राज्यसभा लोकसभा जानते ही हैं सब लोग, इसकी शुरुआत कब हुई ये पूछ रहा है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसकी शुरुआत जो हुई आपको मैं बता देता हूं, ये हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, ठीक है। इसी से शुरुआत हुई 1919 से, ठीक है। हाँ, बहुत सारी चीजें हुई इससे। उसी में एक था जो है टू हाउसेस,
ठीक है, इनका क्रिएशन हुआ, जिनको हम राज्यसभा लोकसभा कहते हैं, हाउस ऑफ पीपुल एंड हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जिसमें हम कहते नहीं हैं कि हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो ये जो ये बने, ये इसी से बने, ठीक है ना, ये 1919 के अधिनियम से, ध्यान देना, ठीक है। इसके पहले नहीं था सिस्टम, यहीं से जो है दो हाउस जो आप देखते हैं राज्यसभा लोकसभा, इसी से बने। क्लियर है? 1919 का अधिनियम बहुत विस्तृत है, चर्चा करेंगे जब पढ़ाएंगे तब, ठीक है, जब चैप्टर जो है जब आप कवर करेंगे उसमें विधिवत चर्चा करेंगे। अभी ये एमसीक्यू है तो इसमें बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं। Which act is considered the foundation of modern constitutional development in India? अब देखो क्या कह रहा है, फाउंडेशन जो है अपने भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ उसका फाउंडेशन एक्ट कौन था? तो भाई जाहिर सी बात है, पहली बार तो यही की शुरुआत हुई थी ना, रेगुलेटिंग एक्ट, पहली बार, ठीक है। तो सबसे पहले इसी की शुरुआत हुई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 was the foundation of modern constitutional development in India, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, ये एक्ट आया क्यों? सबसे पहले एक्ट, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये आया क्यों? पहली बात तो समझो, रेगुलेटिंग से मतलब है टू रेगुलेट, ठीक है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे ही अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को बिल्ड किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली वो द ट्रेडिंग कंपनी, राइट, एंड आफ्टर गेटिंग अ चार्टर फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एम्पावर्ड टू हैव अ ट्रेड विद ईस्ट इंडीज, स्पेशली इंडिया। अब वो भारत में आई, पहले 15 साल का उनको चार्टर मिला था, बाद में धीरे धीरे पैसा दे देकर बढ़वाते गए। तो उनका जो नेचर रहना चाहिए था वो व्यापारिक रहना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने क्या किया, यहाँ के इंटरनल मैटर में घुस के अपने आप को पॉलिटिकली एम्पावर्ड किया और बाद में यहाँ की पॉलिटिकल अथॉरिटी पर कब्जा कर लिया, पॉलिटिकल पावर बन गए। इससे क्या हुआ कि यह जो है कंपनी के एक्ट का वायलेशन था, अर्थात वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट खासतौर पे, जिसने चार्टर ग्रांट किया था, उसने कहा कि अब बर्दाश्त के बाहर है, अर्थात टू रेगुलेट the affairs of the company, the British government या parliament enacted a law called the Regulating Act। ठीक है, तो भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों पर अंकुश स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया, ठीक है ना। क्योंकि जो है जो कंपनी थी वो अब जो है राजनीतिक शक्ति बन गई थी, अब उसको कंट्रोल किया जाना आवश्यक था, लिहाजा ऐसा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया was created by, कब क्रिएट किया गया था ऑफिस? तो ऑफिस कब क्रिएट किया गया? तो ऑफिस भैया क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ जो है स्टेट ऑफ इंडिया का, तो ये किया गया 1858 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 1858 के अधिनियम के द्वारा। हाँ, जो गवर्नर जनरल था, अब उसको वायसराय कर दिया गया, ठीक है, वायसराय बना दिया गया। एक तो डेवलपमेंट हुआ था, दूसरा डेवलपमेंट हुआ था, पहले गवर्नर जनरल काउंसिल हुआ करती थी, अब एक काउंसिल, एक और पोस्ट सृजित किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक नया पोस्ट सृजित किया गया है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देना है। और अब इसको मदद करने के लिए काउंसिल थी, काउंसिल एक
काउंसिल भी बनाई गई जिसमें 15 सदस्य थे, ठीक है ना, मेंबर्स, जो इसको मदद करते थे। क्लियर है? हाँ। तो ये जो पद आया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद, ये आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज फर्स्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन, स्पष्टता के साथ कहाँ पे मेंशन था, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। इसका उत्तर हो जाएगा आपका मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917, ठीक है ना। इसी के आधार पे ये वाला अधिनियम आया था। गवर्नमेंट ऑफ जो है इंडिया एक्ट जो 1919 आया, ये इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन पे बेस्ड था, ठीक है ना। तो पहली बार इसी में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई कि एक उत्तरदायी सरकार प्रांतों में बनना चाहिए, ठीक है ना। उत्तरदायी सरकार की बात पहली बार की गई, जिसमें मंत्री उत्तरदायी रहे। कोई काम होता है तो पब्लिक के प्रति उनका उत्तरदायित्व बने, अर्थात जवाबदेह बने, ठीक है ना। तो पहली बार मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में इसकी बात की गई थी। विच एक्ट सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट, तो इसका जो उत्तर होने वाला है कि कब जो है प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया। देखिए, प्रांतों को जब स्वायत्तता मिली तब किया गया। प्रांतों को जब फ्रीडम मिली, तो प्रांतों को फ्रीडम कब मिली? 1919 के अधिनियम से मिली, ठीक है। तो 1921 में बजट अलग कर दिया गया, एकवर्थ कमेटी, बजट अलग कर दिया गया, ठीक है ना, बजट अलग कर दिया गया, ध्यान देना। क्लियर है? तो किस अधिनियम से? 1919 के अधिनियम ने सिफारिश करी थी और 21 में इसको इंप्लीमेंट किया गया और अलग कर दिया गया। क्लियर है? हाँ, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, एकवर्थ कमेटी, ध्यान दीजिएगा। तो पहले सिफारिश आई, सिफारिश के आधार पर उसको जो है इंप्लीमेंट करने के लिए कमेटी बनाई गई कि भैया सुझाव दीजिए क्या ये फिजिबल है। तो फिर बाद में सुझाव आया कि नहीं किया जा सकता है, फिर किया गया, ठीक है ना। अब प्रांतों को अपना बजट मिल गया कि हम अपने तरीके से अपने प्रांत को एम्पावर करेंगे, उसके डेवलपमेंट को खर्च करेंगे। अब सेंट्रल का कंट्रोल जो है वो कमजोर हो गया, खासतौर पर प्रांतों पर, इन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बजट्स। अब आगे बढ़ते हैं। द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई, किसके द्वारा क्रिएट किया गया था गवर्नर जनरल का पोस्ट, किस अधिनियम के द्वारा? तो ये बहुत ही सिंपल उत्तर है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है बस। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहली बार इसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग बता दिया, ऑलरेडी बताया मैं। 14वां, विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान जो किया गया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, ठीक है ना। यहीं से पहली बार जो है डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान, प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। क्लियर है? फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जब विधिवत पढ़ाएंगे तो 1919 में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी है, बहुत सारे प्रावधान हैं, इंपॉर्टेंट प्रावधान है। उनमें से एक ये भी है कि डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत इसी अधिनियम से हुई, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो 1935 का अधिनियम जो था वो किसकी रिपोर्ट पर जो है आधारित था, किसकी सिफारिश पर आधारित था? तो इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये है साइमन कमीशन की जो है रिपोर्ट के आधार पे। साइमन कमीशन जो है कब प्लान किया गया था? 1927 में प्लानिंग हुई, बना, ठीक है ना, खासतौर पे साइमन कमीशन। उन्नीस सौ 28 में फरवरी खासतौर पे भारत आया, इसका विरोध हुआ क्योंकि 7 मेंबर थे, सारे के सारे अंग्रेज थे, इसलिए विरोध हुआ। 1930 में इसने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट पेश करी और बाद में उसका एनालिसिस हुआ और इसी के आधार पे गोलमेज सम्मेलन हुए, प्लस ये जो 1935 का अधिनियम है, अधिनियम ये तैयार हुआ, ठीक है ना। गोलमेज सम्मेलन भी हुए और 1935 का अधिनियम भी इसी के आधार पर बना। तो साइमन कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन इन दिस रिगार्ड। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया, तो पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात
जो है जिसको यूपीएससी बोला जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत भैया देखो ध्यान देना, इस अधिनियम की बात हो रही है, किस अधिनियम ने करी? तो ये अधिनियम था 1919 का अधिनियम, ठीक है ना। इसी ने प्रावधान किया था कि एक कमीशन होना चाहिए रिक्रूटमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, और ये फाइनली जाके 1926 में यूपीएससी की स्थापना होती है। क्लियर है? हाँ, तो इसी के आधार पे हुआ था, ये चीज ध्यान देना है आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर, पहली केंद्रीय विधानसभा परिषद या विधायी परिषद कब बनी, किसके तहत बनी? तो ये बनी भैया विधान परिषद 1861 के जो परिषद अधिनियम थे उसके तहत, ठीक है ना, ध्यान देना। बाद में इसमें भारतीयों को भी जोड़ा गया, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि भारतीयों को भी जोड़ा गया, 3 भारतीयों को पहली बार एसोसिएट किया गया, ठीक है ना। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अभी मैंने आपको बताया, समुदाय के आधार पे जो है प्रतिनिधित्व, ये दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से, ठीक है। इसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी कहा जाता है, इसको जो है क्या कहा जाता है, पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक है ना। मुसलमानों को पहली बार इसमें प्रतिनिधिवाचक मंडल दिया गया समुदाय के आधार पे। क्लियर है? ध्यान देना। आगे बढ़ते भैया। द प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज प्रपोज्ड इन, तो ऑल इंडिया फेडरेशन का जो प्रस्ताव था वो कब आया? तो खास तौर पे देखिए प्रस्ताव जो आया था, ये आया था 1935 के अधिनियम से, ठीक है ना। 1935 का जो अधिनियम है, ये वाला अधिनियम, इससे आया था खास तौर पे। एक चीज ध्यान देना, इसमें क्या था कि जितने ब्रिटिश प्रांत हैं, एक जो है फेडरेशन बनाया जाएगा, एक फेडरेशन बनेगा, और उस फेडरेशन में क्या होंगे, जो ब्रिटिश प्रांत हैं, ब्रिटिश प्रोविंस प्लस प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की जाएगी, ठीक है, बात समझ आ रही है। लेकिन ये फेडरेशन आया नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इनकार कर दिया इसमें शामिल होने से, तो इट नेवर केम इनटू बीइंग, इट नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन ये प्रावधान किया गया था इसी के तहत, ठीक है, ध्यान देना भैया। आगे बढ़ते हैं। Which act is known as the mini constitution of British India? मिनी संविधान किसे कहते हैं, किस अधिनियम को? तो ये कहते हैं आपके 1935 के अधिनियम को, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि 1935 का जो अधिनियम है, ये संविधान के एक अच्छे खासे पोर्शन को कवर करता है, ठीक है ना। संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो सबसे खास है वो, इसी के प्रावधान, बहुत सारे प्रावधान एज इट इज रख दिए गए हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के मिनी संविधान इसलिए इसको कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ इस सेशन की होती है समाप्ति। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो थे वो संवैधानिक डेवलपमेंट से थे, तो आई कैन होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह बने रहें, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्रश्नों के साथ मैं आता रहूँगा। कंपटीशन के लिहाज से बड़ा ही खास हमारा सेशन होता है, तो जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।